वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। सो गाइस, जैसा कि आज आपका रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होना है। 27 नवंबर की सभी शिफ्टें हो चुकी हैं कंप्लीट, जिसका मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ इस वीडियो में एनालिसिस करवाऊंगा। तो देखते हैं किस प्रकार के कल की शिफ्ट में 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले एक बात और कि जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। साइड में आपको बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि उल्लास योजना के तहत 100% पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है, ये पूछा गया था। जहां पर ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो देखिए, सबसे पहले आप उल्लास का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर देखिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है। और उल्लास ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे 2022 से 2027 तक मिशन मोड में चलाया जा रहा है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा ये आपका प्रायोजित एक योजना है। और इस योजना का जो उद्देश्य है, ये 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के अशिक्षित युवाओं और वयस्कों को मूलभूत साक्षरता और इसके अलावा संख्यात्मक ज्ञान और जीवन योपी कौशल से ये आपका सशस्त्र बनाना है। और इसके अलावा राष्ट्रीय मानक के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 90% साक्षरता दर पूर्ण साक्षरता दर माना जाता है। और ये उल्लास योजना के अंतर्गत जो आपका पहले यानी कि पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था, वो पहला राज्य मिजोरम राज्य था। और दूसरा राज्य जो घोषित किया गया था उल्लास योजना के तहत, ये आपका गोवा बना था। और जो आपका तीसरा राज्य पूछा जाए तो ये आपसे पूछे तो 23 जून 2025 को त्रिपुरा को तीसरे राज्य के रूप में यहाँ पर फुल्ली लिटरेट घोषित किया गया था। तो तीसरे राज्य के बारे में भी आपसे पूछा गया था, इसलिए त्रिपुरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चौथा राज्य आपसे पूछा जाए तो सितंबर 2025 में जो चौथा राज्य आपका बना है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर वाला, ये हिमाचल प्रदेश बना है। पहला केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर पूछे तो ये आपका लद्दाख बना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऑप्शन सी आपका त्रिपुरा राज्य यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर आपसे पूछा जा रहा था 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये किसने जीता था या फाइनल में किसको हराकर भारत ने जीता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो मैं आपको बता दूं, महिला अंडर 19 विश्व कप 2025 ये 18 जनवरी 2025 से लेकर 2 फरवरी 2025 तक ये आपका मलेशिया में आयोजित किया गया था। और इस टूर्नामेंट में टोटल आपकी 16 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें फाइनल मुकाबला की अगर मैं बात करूं, फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया था, ये वायुमास ओवल स्टेडियम, ये पंडामारन क्लेंग मलेशिया में खेला गया था। ये फाइनल मैच आपका खेला गया था। और ये फाइनल जो मैच है, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के टीम के द्वारा ये फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा करके लगातार दूसरी बार खिताब इसका जीत लिया था। यानी कि विजेता अगर पूछा गया होगा तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि भारत ने फाइनल में किसे हराया, तो वो साउथ अफ्रीका को हराया। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा महिला अंडर 19 में जो आप हैं, इनको फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। और इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन रही थी, तो निक्की प्रसाद रही थी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का 2025 में पहली बार किन किन देशों ने भाग लिया था, तो नाइजीरिया, इसके अलावा मलेशिया, और ये जो तीन देश हैं ये यहाँ पर टूर्नामेंट में भाग लिए थे। और इस टूर्नामेंट में यहाँ पर टोटल 41 मैच आपके खेले गए थे, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछा जाए कौन रही थी, तो भारत की जो आपकी 309 रन यहाँ पर गोगादी त्रिशा ने ही बनाया था। और सबसे ज्यादा विकेट भारत के खिलाड़ी यानी कि वैष्णवी शर्मा ने सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में विकेट ली थी, टूर्नामेंट में, जो कि 17 विकेट ली थी। तो ये सारे फैक्ट आपको लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपकी किसकी पुस्तक है, तो यहाँ पर टीम बिगमोर एंड
फ्रीडिल विल्ड के द्वारा ये लिखा गया है, वाइल्ड जिसको बोलते हैं। और ये स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर अवार्ड में 2025 में ये बुक शॉर्ट लिस्ट किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि ये शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया आपकी होती है, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी जल निकाय में या झील, तालाब, नदी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो शैवाल यानी कि एल्गी ये बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। और इस अत्यधिक शैवाल वृद्धि की प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन या फिर शैवाल फ्रस्टफूटन यानी कि ये कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका यूट्रोफिकेशन दिया गया होता या फिर एल्गन बूम दिया गया होगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया था कि नेफ्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। तो नेफ्थलीन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कैसा यौगिक है, ये आपका कलिक बनाते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है और जिनके जलने पर ये अपूर्ण दहन होता है और अपूर्ण दहन से कार्बन यानी कि जो कालिक है ये बनती है जो ज्वाला को पीला और धुएंदार बनाते हैं। इसलिए आपका नेफ्थलीन जलने पर येलो स्मोक या फिर स्टॉकी फ्लेम यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पीली धुआंधार कालिक युक्त ज्वाला देती है। और ऑप्शन में आपका येलो दिया गया था तो येलो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्थलीन पीले रंग का लौ का कारण क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो ये एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा जाए तो C10H8 होता है। C10H8 ये आपका नेफ्थलीन का रासायनिक सूत्र होता है और इसमें जो आपके असंतृप्त बॉन्ड हैं और जलने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में कार्बन के कुछ अनुपात के कारण अर्धजलित कणों का यहाँ पर उत्पादन होता है और इन अर्धजलित कणों के उत्पादन की स्थिति के कारण ये पीला रंग दिखाई देते हैं। और कपूर जो है ये एक अन्य यौगिक है जो जलने पर पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है। और इसके अलावा नेफ्थलीन का गलनांक और क्वथनांक अगर पूछा जाए तो ये आपका 81 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक की अगर मैं बात करूं तो 218 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको लर्न करते हुए चलना है। एग्जाम के आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फेनोल्फथालीन का रंग ये क्रमशः कैसा होता है। तो अम्लीय में अगर बात किया जाए तो रंगहीन होता है और गुलाबी में जो फेनोल्फथालीन का रंग ये क्षारीय यानी कि गुलाबी रंग का हो जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए प्राकृतिक गैस को जलने से उत्पन्न ज्वाला का जो रंग है ये क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस को जलाने से जो उत्पन्न ज्वाला का रंग होता है ये आपका नीले रंग का होता है। ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से यहाँ पर पूछा गया था महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा शहर है जो सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है, ये आपसे पूछा गया था। एक आदर्श के रूप में उभरा है तो देखिए मैं आपको बता दूं, हाल ही में महाराष्ट्र का जो आपका सतारा जिले का कराड शहर है ये सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रहण और निपटान को प्राप्त कर चुका है। और ये जो मॉडल है उच्च तापमान पर जलाने के माध्यम से सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करता है, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में अगर दिया गया हो कराड़ शहर तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी कराड़ शहर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर जिला पूछा गया होगा तो सतारा जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कम लर्निंग सेंटर बन गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका गोरखपुर शहर है ये भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कम लर्निंग शहर बन चुका है, ये फैक्ट आपको लर्न करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुकेश डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है, तो खेल रत्न अवार्ड जो है ये किसे मिला है, तो मैं आपको बता दूं 2024 में टोटल आपके 4 खिलाड़ियों को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, पहले तो आपके हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है,
और इसके अलावा डी गुकेश के अलावा यहाँ पर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हरमनप्रीत सिंह हॉकी, अनु मनु भाकर निशानेबाजी और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से शामिल हैं और इन चारों खिलाड़ियों को यहाँ पर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। और 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार ये प्रदान किए गए थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार 2024 में सबसे अधिक किस खेल में दिए गए थे? अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक किस खेल में दिए गए थे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टोटल 34 खिलाड़ियों को ये दिया गया था। 32 तो आपके रेगुलर कैटेगरी में आते हैं और 2 आपके लाइफ टाइम कैटेगरी में दिए गए हैं, यानी कि टोटल 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। और सबसे ज़्यादा ये आपके पैरा एथलेटिक्स में दिए गए हैं। पैरा एथलेटिक्स में कुल आपके 17 अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। और अब आपके एग्जाम के शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो 34 खिलाड़ी हैं या फिर आपके 32 रेगुलर कैटेगरी के हैं, उनका नाम देकर पूछ दिया जाएगा ये किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो नीतीश कुमार जो है ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, और धर्मवीर नवदीप सिंह ये पैरा तीरंदाजी, और राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, और यहाँ पर जो सोनाल रुबीना फ्रांसिस ये आपके पैरा शूटिंग से। हॉकी में इसके बाद कई पुरुष हैं, जैसे कि हॉकी खिलाड़ियों में पुरस्कार मिला जिनमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह और अभिषेक भी शामिल हैं। एथलेटिक्स में अगर बात करें तो जो आपका फराटा धाविका या फिर ज्योति यराजी, ये अन्नू रानी या भाला फेंक को अर्जुन पुरस्कार दिया। या अन्य खेलों की बात करें, मुक्केबाजी में नीतू और स्वीटी को दिया गया है। तैराकी में आपके साजन प्रकाश को दिया गया है। स्क्वैश में आपको अभय सिंह को दिया गया है। अन्य खिलाड़ियों के को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से आपसे पूछा गया था, द स्टेटमेंट दैट मैटरनिटी लीव्स इज अवेलेबल फॉर अ थर्ड चाइल्ड वाज मेड बाय विच कोर्ट? यानी कि तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया था? तो मैं आपको बता दूं, ये 4 ऑप्शन में तीसरे बच्चे के लिए जो मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने का कथन ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विस्तृत में दिया गया है। तो ये अन्य मामले में 2025 में 30 मई को दिया गया था। न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ से वंचित करना कानूनन अपराध है और मातृत्व अवकाश के लिए अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में बरकरार के रूप में रखा गया था। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मामला पूछा जाए तो के उमा देवी ये यहाँ पर लिखा गया है के नादो बनाम तमिलनाडु सरकारी एवं अन्य मामले के में 23 मई 2025 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि यानी भारत में मौसम पूर्वानुमान 6 दिन या किसी भी अवधि के लिए मुख्य रूप से किस संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं? तो जो मौसम है पूर्वानुमान है ये आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहा जाता है, ये भारत का एक आधिकारिक नोडल एजेंसी है जो अल्पकालिक माध्यम अवधि जैसे कि 3 से 7 दिन और दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान जारी करता है। तो ऑप्शन आपका बी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आया था, कह रहा था 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था न्यूमेरिकल टाइप में। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, T इज इक्वल टू 1 बाई फ्रिक्वेंसी होता है और फ्रिक्वेंसी आपकी कितना दी गई है 50 हर्ट्ज दी गई है। तो टाइम पीरियड निकालेंगे 1/50, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.02 सेकेंड्स आपका निकल करके आएगा। तो ऑप्शन बी 0.02 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था कि 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस या फैक्ट्री विस्फोट रासायनिक दुर्घटना कांड में यह घटना किस जिले में हुई थी? ये जो रासायनिक दुर्घटना कांड है ये घटना ये किस जिले में हुई थी? जहां पर ये चारों ऑप्शन हैं ये यहाँ पर दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में यहाँ पर संगारेड्डी भी दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं 30 जून 2025 को सिगाची इंडस्ट्री नामक रासायनिक फार्मा फैक्ट्री में यहाँ पर भयानक विस्फोट हुआ और घटना का स्थान ये आपका पास मेलारम रहा था, जो कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में रहा आता है। और ये जो घटना है संगारेड्डी में देखने को मिला, जो कि 30 जून 2025 को देखने को
को मिला था। तो ऑप्शन बी आपका संगारेड्डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है या दिया जाता है, तो ये आप सभी को बताना है। मैं आपको बता दूं 22 भाषाएं और अंग्रेजी व राजस्थानी से कुल 24 भाषाओं में युवा लेखकों को साहित्य अकादमिक जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन सी साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका पुरस्कार है, ये 35 वर्ष से कम उम्र के युवा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस पुरस्कार में 50,000 की नकदी राशि एवं उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका और एक प्रस्तुत पत्र शामिल होता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो हूबहू आपसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे ऐसे ही एज इट इज। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में होता है, जो कि पैरेकार्डमा ऊतक का ही एक विशेष प्रकार है। तो ये आपका दिया गया था आंसर में ये ऊतक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार में बता दूं पैरेकाइमा का मुख्य रूप से कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और अगर पूछा जाए पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा जो पादप है ये जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर क्लोरो यानी कि कोशिका अगर पूछी जाए तो क्लोरोप्लास्ट आपकी जिम्मेदार होती है। और वहीं जाइलम की बात करें तो ये जल एवं खनिज का यहाँ पर परिवहन करता है। फ्लोएम की बात करें तो ये भोजन का यहाँ पर परिवहन करता है। और कॉनेनकाइमा पौधे को यांत्रिक सहारा देता है, ना कि प्रकाश संश्लेषण करवाता है। तो ये फैक्ट भी आपको लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में से मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। तो ये कौन सा तत्व है जहां पर हूबहू ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए अगर रिएक्टिविटी सीरीज की मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है कौन सी होती है, तो ये आपकी पोटेशियम होती है, उसके बाद सोडियम होता है, फिर लिथियम होता है, फिर आपका बेरियम होता है, इसके बाद स्ट्रोंटियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। ये सारे आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर मैग्नीशियम हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है, जिंक हो जाता है, मैग्नीज हो जाता है और आयरन। इस प्रकार से आपका चलता जाता है कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टीन और लेड। ये सभी जो हैं ये एसिड के साथ आपके रिएक्ट करते हैं, जो मैंने अभी बताए इधर एसिड के साथ थे। और उसके बाद हाइड्रोजन और एंटीमनी आता है, और विस्वत हो गया, कापर हो गया, मरकरी हो गया, और सिल्वर, गोल्ड और मरकरी। और यहाँ पर रिएक्टिविटी में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है, तो प्लेटिनम होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करते हुए चलना है, क्योंकि आगे की शिफ्टों में यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हाईली अनरिएक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा ये आपका प्लेटिनम, फिर गोल्ड, फिर आपका सिल्वर। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है, तो ये ऑप्शन में आपको आयरन यानी कि लोहा दिया गया था। आयरन यानी कि लोहा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में बुक उठाकर देख लेना। तो यहाँ पर जब आयरन को देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में तो ये आपका मध्यम में ही दिया गया होगा, इसलिए आयरन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आया था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का जो रंग है ये क्या हो जाता है, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये नीले रंग का होता है जब इसमें जिंक डाला जाता है। तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर रिएक्शन भी आप सभी लोग देख सकते हैं, जब आप जिंक के साथ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाओगे तो आपका प्रोडक्ट जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। और जिंक कॉपर को उसके यौगिक से हटा करके जो आपका जिंक सल्फेट बना लेता है। और ये जो जिंक सल्फेट होता है ये रंगहीन होता है, इसलिए विलयन का रंग ये नीले से रंगहीन हो जाता है। और यहाँ पर तली में लाल भूरा कॉपर जम जाता है। तो यानी कि इसमें यहाँ पर जो कलर होता है ये यहाँ पर नीला से यहाँ पर रंगहीन हो जाता है, यानी कि ब्लू टू कलरलेस हो जाता है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग
करके किए गए अध्ययनों में से पता चला कि हिमालय की बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। तो हिमालय की बर्फ पर किसके उत्सर्जन का यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, तो जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं ब्लैक कार्बन कालिक ये जो उत्सर्जन है ये महत्वपूर्ण प्रभाव इसमें पड़ रहा है, जिसमें ग्लेशियरों के पिघलने की दर बहुत तेजी से हो गई है। तो ब्लैक कार्बन किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस यौगिक में या कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं होता है, जहां पर हूबहू ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें अल्कोहल की, तो ये आपका R सिंगल बॉन्ड OH होता है, जिसमें ऑक्सीजन OH समूह में होता है। अल्कोहल का जो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आपसे पूछा गया था कि किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसमें तो ऑक्सीजन होता है। उसके अलावा कीटोन की बात करें तो R सिंगल बॉन्ड COR होता है, जो कि कार्बोनिल समूह होता है, यानी C डबल बॉन्ड O के रूप में होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन होता है, तो ये भी उत्तर नहीं हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें R सिंगल बॉन्ड C डबल OH होता है, जो कि 2 ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। इसके अलावा एल्केन दिया गया था, तो एल्केन जो है ये इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है और इनमें ऑक्सीजन का कोई भी परमाणु नहीं उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बात करें तो एल्केन में ये ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका एल्केन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको और देखने को मिला गया था कि शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को डी गुकेश के साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में सम्मिलित किया गया था। तो ये वंतिका अग्रवाल को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, जहां पर वंतिका अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन में आपको वर्तिका जो अग्रवाल दिया गया होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।